राम राम जी सभी भाइयों को। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। मैं हूं रामदास। आज मेरे साथ अरुण भाई हैं, भाई अरुण कुमार जी मैनपुरी से। अरुण भाई राम राम। राम राम बाबा जी। कैसा रहा भैया मैनपुरी का चुनाव? बाबा जी, इस चुनाव को कह सकते हैं, जिसको कहते हैं ना, नेक टू नेक फाइट, वो चुनाव हुआ है। अरे वाह। मैंने मैंने अपने जीवन का सबसे संघर्षमय चुनाव देखा है। तो यार अरुण भाई ये बताओ, अगर आप लोग मैनपुरी में भी अगर बीजेपी इतना जबरदस्त फाइट दे रही है, तब तो बाकी उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं क्या कर देगी। अगर मैं, क्योंकि मैनपुरी तो केक वॉक मानी जाती है समाजवादी पार्टी में और सैफई परिवार के लिए, तो यह मैनपुरी में भी अगर लड़ाई हो रही है तो समाजवादी पार्टी के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। जी बाबा जी, आप ऐसा कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी पिछले 10 साल से अच्छी बात थी ही नहीं। ये उस तरह हो गया था जैसे कि एक पत्थर पे घड़ा रखने से घड़ा अपना स्थान बना लेता है। उसी तरीके से बीजेपी यहाँ पे बरकरार अपना काम कर रही थी और अपना स्थान लेती जा रही थी। और जैसा कि मैं आपको लास्ट बार बताया था, मैंने आपको, कि 2 सीटें बीजेपी के पास थी ऑलरेडी। और इस बार इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ठाकुर जयवीर सिंह थे, तो उन्होंने तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि धूल फकवा दी। अच्छा, आप बता रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि वो महाराणा प्रताप का क्या मुद्दा चल पड़ा था, उससे पूरा ठाकुर वोट जो है कंसोलिडेट हो गया। ये क्या हुआ था, जी बताइए जरा। जी। मैनपुरी शहर के अंदर करहल चौराहा पड़ता है, जो मैनपुरी का बहुत मेन चौराहा है, जहाँ से आगरा से आने वाली बसें भी आती हैं, करहल से आने वाली भी। मुख्य चौराहा है वो। तो अखिलेश जी और डिम्पल जी का रोड शो निकला। तो इनके जाने के बाद या इनके सामने ही बताया तो ये जा रहा है कि ये जा चुके थे। तो कुछ समाजवादी पार्टी के जो गुंडे टाइप के तत्व थे, वो आवेश में थे लड़के। वही 18, 20, 22, 24 साल के लड़के, जवानी कुर्बानी गैंग वाले जो होते हैं ना, हम्म। वो जाके महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जूतों सहित चढ़ गए। उसके बाद में उनके भाले को भी तिरछा कर दिया, उस पे झंडा लगा दिया। इसका बीजेपी पार्टी ने बहुत ज्यादा, बीजेपी ने क्या, पूरा मैनपुरी उससे उद्वेलित हो गया एकदम से। हम्म। तो उसका जब ये सामने आया, तो उसमें एक बिल्कुल क्लियर कट ये हुआ कि कुछ कुछ लड़कों ने, बीजेपी की तरफ से भी कुछ ठाकुरों के लड़कों ने वो गालियां भी दे दी। काफी सोशल मीडिया हुआ, तो उसमें यादव वोट भी ये कंसोलिडेट हुआ उनकी तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ। बट ठाकुर वोट एकदम से, जितना भी ठाकुर वोट जाता था, वो टोटल बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट हुआ। और ठाकुर वोट उसमें नहीं कह सकते, महाराणा प्रताप तो सभी समाज के नेता हैं। जी। उसने सारी जातियों को ये दिखाया कि इनकी स्थिति अभी ये है, अगर ये पावर में आए तो क्या होगा। और ये बहुत आम चलन है कि समाजवादी पार्टी पूरा चुनाव जीतती रहती है, जिस दिन वोट मांगने निकलते हैं उसी दिन से वो हारना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो यही कहावत है। अच्छा, जब ये कहने का मतलब वही, सड़क पर जितना ज्यादा उत्पात करेंगे उतना इनके वोट घटते जाते हैं अन्य बिरादरियों के। जी बिल्कुल, लोग डरते हैं। अच्छा, डरते हैं लोग। बिल्कुल इनके डरते हैं। इनके उत्पात से लोग डरते हैं। इनका वोट यहाँ डर का है। अच्छा। जी, अगर वोट नहीं देंगे तो कल पता चल जाएगा, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। वो एक प्रेशर रहता है, उस वजह से लोग वोट देते हैं। बट वो प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे इनका मार्जिन घटता जा रहा है। मुलायम सिंह जी 92-94 हजार वोट से जीते थे। हाँ, सही बात है। और डिम्पल जी का ये था कि सेंटीमेंट वाला वो था, और उसमें सबसे सेंटीमेंट को भी दरकिनार कर दो, उसमें जो कैंडिडेट था रघुराज साक्य, वो जसवंत नगर इलाके से थे। उन्होंने मैनपुरी में कोई काम किया नहीं था कभी। वो एकदम से उनको ला के एरोप्लेन से वहां पे लैंड करा दिया गया था। लोग उनको एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे। और और वो तो वैसे भी उपचुनाव था ना, उपचुनाव हाँ, था तो। उपचुनाव था। जी जी। और अच्छा, यहाँ अब का आप मुझे बताइए, अब जरा मुझे
कल के चुनाव में जो जातीय समीकरण है, कैसे कैसे वोट पड़ा, पहले मैंने तो बताओ कि किस सबसे ज्यादा वोट इनके पक्ष में कहां जी पड़ा और कहां पे, विधानसभा वार बताइए जरा। विधानसभा वार में आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज क्या रहा है। मैनपुरी का टोटल परसेंटेज 58.5% रहा। उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो करेल में हुई, फिर उसके बाद किसनी में हुई। ये दोनों सीट, करेल किसनी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास इस समय हैं। अच्छा उसके बाद भोगांव में हुआ, भोगांव सीट बीजेपी के पास है। उसके बाद जसवंत नगर में हुआ, फिर मैनपुरी में हुआ। जसवंत अच्छा। नगर में जसवंत नगर में वोटिंग का कम होना, इसका मतलब सीधा सा ये दर्शाता है कि फर्जी मतदान काफी हद तक रोका गया। जो पोलिंगें अच्छा। 92%, 94%, 96% तक होती थी, वो उतनी नहीं रही। हम्म। जी। अच्छा। अच्छा, अब शाक्य वोट किधर गया पूरे सीट पे? साक्य वोट का सिनेरियो ये है बाबा जी कि साक्य वोट यहाँ पे मैनपुरी और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है, वहां पे एक स्थान है, बहुत ही पूजनीय स्थान है, जिसको संकिसा कहते हैं। हम्म। और साक्य वोट पे उनका कमांड रहता है, संकिसा से काफी वो चलता है साक्य वोट। संकिसा वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का पृथ्वी पे पुनरागमन हुआ था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत बड़ा स्थान है। जी। तो संकिसा से इनके जो इंटरनेशनल बौद्ध करके कोई एक संगठन है, उसके वो हैं मेरा अंदाजा अशोक बौद्ध उनका नाम है। वो डायरेक्ट इनके पक्ष में आ गए थे, जयवीर सिंह के पक्ष में। और ये स्थिति थी कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो भंते होते हैं, उन्होंने जयवीर सिंह के साथ प्रचार किया। अच्छा, तो शाक्य तो जी बहुत सारा वोट है, मैनपुरी में तो बहुत जी शाक्य वोट है। जी। साक्यों का 3.5 लाख वोट है। तो उसमें अगर ज्यादा बाबा हिस्सा जी, बीजेपी को मिला है। ज्यादा हिस्सा, ज्यादा नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं कि 70% प्लस बीजेपी को वोट आया है वो। अच्छा, अन्य बिरादरियों में आइए जरा। जो बसपा के कैंडिडेट थे यादव जी, जी वो कैसा चुनाव लड़े हैं, उनको यादवों का वोट कुछ मिला थोड़ा बहुत? हाँ, उनको मिला है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं, उनको वोट मिला है। और जैसे मैंने कई जगह पे देखा, जो जाटव वोट है उसकी मिक्स प्रतिक्रिया रही है। जैसे मैं अपनी पोलिंग की बात करता हूँ, तो मेरी पोलिंग पे जो बसपा का वोट था वो हाफ हाफ हो गया। जो बसपा के एजेंट पिछली बार हुआ करते थे, वो बीजेपी के एजेंट बने थे इस बार, ये कंडीशन थी। और हाफ हाफ कई हो गया मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बसपा का कुछ वोट बीजेपी को भी मिला है? जी, कई गांव ऐसे हैं जो प्योर जाटवों के गांव हैं, उनमें बीजेपी में सारे गए हैं। 2-4 घर छोड़ दो और टोटल गांव के गांव बीजेपी में चले गए। अच्छा, और क्या, और इसके अलावा आपके पास क्या क्या सूचनाएं हैं मैनपुरी की? जी, जो मैंने एनालिसिस का किया है, तो उसके हिसाब से ये है कि यादव और मुस्लिम को छोड़कर सारी जातियां इनके खिलाफ लामबंद हुई हैं इस चुनाव। अब उसमें उसमें सिचुएशन ये रहती है कि अन्य जातियों का वोट परसेंटेज बहुत कम रहता है। हम्म। यादवों का वोट परसेंटेज, जो वोट उनका निकलता है, वो बहुत हाई होता है। अन्य हम्म। जातियों में जैसे आप देख लो, तो एससी में देख लो, जैसे एससी का टोटल कुल मिला के अन्य वोट के साथ मिला के 3 लाख के आसपास वोट बैठता है सारा। हम्म। तो वो वोट, वो सब, कोई पंजाब पड़ा है, कोई दिल्ली पड़ा है, वो यहाँ मौजूद वोट संख्या में है ही नहीं। इसी तरीके से ब्राह्मणों का वोट है, वो संख्या में है ही नहीं यहाँ, वो माइग्रेट कर गए हैं। वोट उनका वोटर लिस्ट में है, बट वो वोट उतना पढ़ नहीं पाता, समस्या ये है। बीजेपी का, अगर बीजेपी की जो जातियां हैं मैनपुरी की समीकरण के हिसाब से, वो 8 लाख संख्या होती है जाके, पर वो वोट इतना कास्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से बीजेपी हारती है। हम्म। और सबसे ज्यादा मजबूती तो इस बार वो महाराणा प्रताप वाले चुनाव, वो जो मुद्दा हुआ, उसने बीजेपी को दी। क्षत्रिय वोट एक साथ पूरा बीजेपी की तरफ मूव हो। क्षत्रिय वोट कुल कितना है मैनपुरी में?
2.5 लाख। तब तो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से तो डिम्पल भाभी के लिए चुनाव फंस गया। आप कह सकते हैं, अगर मुझे लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, ये सीट निकाल लेगी। और अगर बीजेपी हारती है तो बीजेपी का वही 2-4 हजार 5 हजार से हारना रहेगा, नहीं इससे ज्यादा बीजेपी हार नहीं सकती है इस चुनाव में। अब वो एज तो मैं उसी हिसाब से देता हूँ कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि पीछे से 20 साल 25 साल से जीतते आ रहे हैं, उस वजह से एज दिया जा रहा है। अन्यथा ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इनको एज दिया जाए। जयवीर सिंह ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, इससे अच्छा चुनाव शायद कोई लड़ पाए। वैसे चुनाव प्रचार में गर्मी थी, जैसे जो बहुत टाइट चुनाव होते हैं तो थोड़ी गर्मी आ जाती है चुनाव में। बाबा जी, जब मैं यहाँ से गया, मैं आपको एक ये सिनेरियो बता रहा हूँ। मैं जिस दिन गया उस दिन जसवंत नगर में मोदी जी की रैली थी। तो मैं हाईवे से, जो अपना ये एक्सप्रेस वे है, इससे नीचे उतरा तो मुझे 4 गाड़ियां बीजेपी की खड़ी मिली। और मुझे ऐसी कोई मोड़ नहीं मिली जिसपे बीजेपी की झंडे वाली गाड़ी न खड़ी हो। आप ऐसे समझिए कि पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र बीजेपी ने छाप दिया था। इस चुनाव में दिखी सिर्फ बीजेपी है। ये तो नदारद रहे बिल्कुल चुनाव से। ये लास्ट के 2-4 दिन आए, इससे पहले इनकी बेटी जो थी वो क्या नाम है उसका, अदिति यादव समथिंग कुछ है, वो चुनाव में बरकरार इधर भाग दौड़ करती रही इलाके में। अन्यथा ये तो नदारद थे चुनाव से। ये लास्ट के 2 दिन वो एक दो रोड शो वगैरह इन्होंने किए, इसके अलावा इन्होंने तो कुछ नहीं किया। खर्चा किया है सपा ने चुनाव में? सामान तो नहीं पहुंचा पोलिंगों पे। जो एक दिन पहले जो सामान पहुंचते हैं, जो पहले भी पहुंचाए जाते थे, वो इस बार गायब था। जो बस्ते लगते हैं? नहीं, उसके अलावा भी एक सामान आता है। बताओ, खोल के बताओ ना, क्या हो, क्यों घबरा रहे हो? जो दारू आती है, इस बार दारू नदारद थी, बिल्कुल दिखी नहीं। मतलब वो तो पूर्व संध्या पे बटती है, जो हाँ 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 हाँ, पोलिंग से वही वही। 1 या 2 रात पहले जो दारू बटती है। और नगद जी पैसा जी, वो इस बार नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका मुझे कारण वही लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास पैसा नहीं है। जो पैसा था मैनपुरी के लिए कन्नौज भी वाला। मैनपुरी के लिए भी पैसा नहीं है? नहीं तो मैनपुरी के लिए पैसा चाहिए, कन्नौज के लिए भी तो चाहिए। वहां ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पे है। क्यों, मैनपुरी में ज्यादा प्रतिष्ठा दाव पे भैया? हाँ, ये आप मैनपुरी, कह सकते हैं। अरे कन्नौज तो पर हारते जीतते रहे। एक मिनट, कन्नौज तो कभी हार गए कभी जीत गए थे, पिछली बार हार जी गए थे। जी, तो मैनपुरी ज्यादा प्रतिष्ठा वाली सीट है। नहीं मैनपुरी में अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं कि है, कि इसको मैं हार नहीं सकता हूँ। अच्छा। और अच्छा खबरें तो चलिए, बाबा जी है। जी एक और मुझे बता दीजिए रिपोर्ट जरा, फिरोजाबाद की जी। क्या रिपोर्ट है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की, जैसे मैंने वहां रिपोर्ट ली है तो बताया गया कि वो जीत जाएंगे, वो बीजेपी वाले। बट मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कुछ वो हुआ है, अंदर खाने क्या? कुछ सेटिंग हुई है। और यहाँ पे जो खबरें चल रही हैं, जो भी आसपास पत्रकार मेरे मित्र हैं, उनका सबका यही कहना है कि वो काम होने वाला है समाजवादी पार्टी में जो महाराष्ट्र में हुआ है। वो क्या? पार्टी टेक ओवर। खोल के बताओ यार, ये सब पहली मत बुझाओ दर्शकों को। ऐसा है कि यहाँ यहाँ जो समाजवादी पार्टी में जो भी ठेकेदार टाइप के लोग थे, जिन्होंने अलग अलग किस्मों से उल्टे सीधे दारू वारू सब पैसा कमाया था, वो सारा जो जिसको कह सकते हैं राम गोपाल जी का चेला है। अच्छा। जी, जितना भी ठेकेदार है जिसको मैंने देखा है, वो सारा राम गोपाल जी के अंडर में रहता है। फिर? और राम गोपाल इस क्षेत्र में इतनी बड़ी ताकत है, उनके बिना समाजवादी पार्टी नहीं चल सकती। हम्म। तो
समाजवादी पार्टी के दोस्त भी बता रहे हैं और बीजेपी वाले भी, जब मैंने बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि फिरोजाबाद को लेके डील हुई है कि मैं आपको मैनपुरी दूंगा और मेरे बेटे को सिक्योर करिए। अच्छा, मतलब जी। मैनपुरी पे सौदा कर लिया कि मेरे बेटे को जिताओ, तुम मेरे बेटे को जिताओ, मैं तुम्हें मैनपुरी जिता दूंगा। राम गोपाल जी के लिए सही, बिल्कुल सटीक बात है कि अगर ये दोनों लोग हार जाएंगे, ऐसा ऐसा यादव मतदाता जो है, आप कभी भी देखना तो उससे बात करना, तो वो ये बात कहता जरूर है कि अखिलेश भैया आपसे ना हो पाएगा, शिवपाल चच्चा को लाओ। ये ये रहता है। बात है, ये बात है ये यादवों में। बिल्कुल ये बिल्कुल है। हर यादव ये कहता है कि अखिलेश में वो गुण नहीं है। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ मुलायम सिंह जी का। मुलायम जी। सिंह जी अक्टूबर में इनकी डेथ हुई थी। उसके 1.5 महीने पहले मेरा एक दोस्त है पत्रकार, वो इनसे मिलने गया मुलायम सिंह जी से। तो मुलायम सिंह जी जब पढ़ते थे तो मेरे गांव के एक दादाजी थे, उनके साथ आजाद हिंद इंटर कॉलेज में उनकी कुश्ती हुई थी। उनको वो बात याद थी तो उन्होंने मेरे गांव का नाम लिया, उससे कहा कि उनसे मेरी बात करवाओ। तो उसका मेरे पास फोन आया कि वो हैं जिंदा क्या, तो मैंने कहा वो तो नहीं है। तो मुलायम सिंह जी ने उनके बच्चों के नंबर मुझसे मंगवाए थे, उस लड़के से मैंने उनको नंबर दिए और उन्होंने उनसे बात की। तो इस कदर जुड़ाव था, इस कदर इस जुड़ाव इस था। इस कदर जुड़ाव था। हम्म। और ये चीज अखिलेश जी में नहीं है। सब लोग कहते हैं, यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि शिवपाल जी के लिए कहते हैं कि इनको आ जाना चाहिए आगे, राम गोपाल जी को आ जाना चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं अंदर तो ये चल रहा है कि, और ये जो पार्टी टेक ओवर है बाबा जी, ये बिना किसी अन्य पार्टी की मदद से हो भी नहीं सकता संभव। हम्म। अगर डिम्पल और अखिलेश दोनों हारते हैं तो वहां पे पार्टी टेक ओवर की बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। रामगोपाल चाहें तो वो पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं। नहीं, और वो टेक ओवर पार्टी टेक नहीं ओवर, कर, पार्टी वो टेक ओवर करेंगे या शिवपाल चचा करेंगे? शिवपाल चच्चा भावनात्मक रूप से तो हैं, पर वो उतने तेज नहीं है कि वो इतना वो कर ले जाए। और उनका जो संगठन था वो था वो लठ वाला, वो लठ वाला अब खत्म हो चुका है। अब चाहिए संगठन इसका पैसे वाला, तो वो रामगोपाल जी के पास है। चलिए, आपने बड़ी मजेदार बात बता दी। आप ये समझिए कंबल कुटाई बहुत भयंकर चल रही है। कैसी कंबल कुटाई? अंदर खाने जो चलती है ना, कि बाहर कोई ना देख ले, हम भीतर से कुछ भी कर सकते हैं, वो वाली। अच्छा। आपको एक मजेदार वाकया बताता हूँ। तेज प्रताप यादव जिनको कन्नौज से टिकट मिली थी, उन्होंने अपना ब्लॉक प्रमुख करेल से प्रत्याशी उतारा था मनोज यादव। हम्म। और राम गोपाल यादव के भतीजे हैं, वो भांजे हैं अरविंद यादव, और उनका भाई बिल्लू यादव जो अभी ब्लॉक प्रमुख है। तो तेज प्रताप यादव ने बीडीसी वगैरह ले लिए कई सारे। तो हम लोगों से भी कांटेक्ट हुआ। तो हमारे जो थे वो पैसा चला था उसमें, तो वो पहुंच गया पैसा जिस तरीके से। तो वो सारे वो बंद कर लिए गए थे उसमें कमरे में। तो 38 की जरूरत थी और इनके पास 46 के समथिंग, 42-43 थे तेज प्रताप के यादव, और उनके रिसोर्ट में बंद थे। आप ये समझिए कि 8 वोट उसके कैंसिल करके बिल्लू यादव ब्लॉक प्रमुख जीत गए। अच्छा। अच्छा, फिर उसमें जब हुआ करते थे, राम नरेश अग्निहोत्री उस समय कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बताया ही जा रहा है कि उनके थ्रू कहीं ना कहीं से काम हुआ था। तो राम गोपाल जी के बारे में ये तो है कि उनके किस पार्टी में कितने लोग हैं ये कोई नहीं बता सकता। हर पार्टी में उनके लोग हैं और वो खेला तो कर सकते हैं। नहीं, पर राम गोपाल यादव का पेट इतना बड़ा है कि समाजवादी पार्टी को बचा लेंगे, और अखिलेश को हटा के रामगोपाल पार्टी टेक ओवर कर लें, इसको यादव वोट बैंक स्वीकार कर लेगा? स्वीकार करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी,
क्योंकि वहां पे दिक्कत आती है बाबा जी। एक सबसे बड़ी आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो यादव मतदाता है, जो नया लड़का है मेरी उम्र का, वो इनको वोट सिर्फ करता है नौकरी की उम्मीद में, कि भैया हम्म। आएंगे तो लिस्ट बनेगी। और वो अभी भी इसी उम्मीद में है कि लिस्ट कैसे भी बन जाए, इसके अलावा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो उतने ही बड़े हिंदू हैं जितने बड़े हम आप हैं। अच्छा। बट वो, हाँ, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ दरअसल हुआ क्या है। ये कंडीशन है बाबा जी। नहीं, अच्छा मुझे बताइए कि जब अखिलेश यादव लगातार चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, तो उनका जो समर्थक वर्ग है, या स्पेशली यादव, वो अखिलेश को कैसे जज करता है, या कैसे उसकी उनकी समीक्षा करता है? क्या मानता है उनको कि ये आदमी समाजवादी पार्टी को इसने कहां से कहां पहुंचा दिया, गिरा दिया? कब तक इनकी नकारी निकम्मी लीडरशिप को स्वीकार करेगा यादव वर्ग? यादव मतदाता इनको बिल्कुल, आपने जो वर्ड यूज किया है निकम्मा, वही समझता है। पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम्म। वो वो जो कहते हैं ना, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो डोमिनेंट कास्ट का एकदम से उभार हुआ, तो अब वो वहां से नीचे तो जाना नहीं चाहते हैं भाई। अब वो चौधरी साहब हो गए ना। अब चौधरी साहब, जो चौधरी साहब बन के जाते थे, अब वो दूसरी तरफ कैसे जाए? वहां तो फिर उनको वो सम्मान तो अभी मिल नहीं पा रहा है, और उनको ये लग रहा है कि ये मेरी खुद की पार्टी है, मैं इसको कैसे छोड़ूं। आपको मैं बताऊं, आप मैं जाता हूं, मेरे जितने भी यादव दोस्त हैं, इवन सिंगल घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मुलायम सिंह यादव और साइकिल की एक फोटो बनी हुई न टंगी हो। इतना स्वामी भक्ति है पूरे मतदाता वर्ग में इसमें। वो मानते हैं इनको। पर समस्या यही है कि वो कब तक इस चीज को स्वीकार करेंगे कि आप कंसिस्टेंट 4-5 चुनाव हार रहे हैं, और वो आपको उसी उसी ऊर्जा से आपका साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो आपसे नहीं हो पाएगा, आप हटिए, दूसरे आ जाएं। और वो स्वीकार कर लेंगे, ज्यादा उनको समय समय नहीं लगेगा। और सोशल मीडिया ने बाबा जी, मैं तो कहता हूँ ज़ोंबी क्रिएट कर दिए हैं इस देश में। वो जाति के नाम पे, जैसे उनको अपनी जाति दिखी तो एकदम से उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वो उसी के पीछे भागने लगते हैं। फिर उनको मतलब नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इस देश में बहुत ज़ोंबी क्रिएट हो चुका है। सोशल मीडिया पे आप उनको देख सकते हैं, स्पष्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। सिर्फ टोटल जातिगत एजेंडा, उसके अलावा उनकी कोई थिंकिंग नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, और वो कुछ सोच नहीं पाते। अरुण भाई, आपकी उम्र क्या है? बाबा जी मेरी उम्र है 27 साल। क्या करते हैं आप? अभी तो बाबा जी मैं पढ़ाई करता हूँ और तैयारी करता हूँ सिविल सेवा के लिए। और बाई कास्ट क्या है आप? बाय कास्ट मैं ब्राह्मण हूँ। अरुण भाई, ये बात मैं आपका कायल हो गया यार आज। आपका एनालिसिस, आपका इतना जबरदस्त एनालिसिस किया आज आपने। मतलब इतनी छोटी उम्र में भी अगर आदमी पढ़ा लिखा हो, थोड़ा समाज को समझता हो, थोड़ा कान खुला रखे, आज आपके एनालिसिस ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है। बाबा जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी। दरअसल समाजवादी पार्टी का ये जो पतन हो रहा है, इसके पीछे कई फैक्टर है। मैंने जो इसके पीछे जो मैंने विश्लेषण किया है वो ये है, अगर इसको एकेडमिक रूप से आप देखें, तो इसमें जिस दिन एलपीजी रिफॉर्म देश में लागू हुए, उस दिन इनका पतन स्टार्ट होना तय था। वो क्योंकि कैसे? वो ऐसे है कि जब अर्थव्यवस्था खुलती है तो कैपिटलिज्म आता है देश में, और समाजवादी विचार जो है वो कैपिटलिज्म के जस्ट अपोजिट विचार है। तो वो सस्टेन कर ही नहीं सकता है। और मैं तो इस बात को परेशान हूं कि ये इतने साल तक चल गए, ये बहुत बड़ी बात है। 93 में जो रिफॉर्म हुए, 93 से 24 तक ये सस्टेन कर पाए।
इनके सस्टेन करने का एक वही कारण है क्योंकि इनके पीछे जातियां खड़ी थी, एक जाति खड़ी थी। और इनके पास एक वो रहता है ना +20 वोट, जो मुसलमानों का मिल जाता है, जो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए मिल जाता है। मुझे एक बात बताइए, जब ये लगातार हार रहे हैं और खुद यादव मतदाता इनसे निराश हो रहा है, तो मुसलमान इनका साथ कब तक देगा? वो भी एक दिन मुसलमान निराश। ये मुसलमान ये लास्ट चुनाव इनका साथ दे रहा है, इसके बाद कहां जाएगा? इसके बाद वो मूव करेगा बसपा की तरफ। ये हम्म। हार क्यों रहे हैं बाबा जी? आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब इस हम्म। क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का उभार हो रहा था, तो आप ये समझिए राजनीति समाज का आईना होती है, समाज में जो परिवर्तन होता है वो राजनीति में दिखता है। तो हेवरा में बाबू दर्शन सिंह थे, यादव थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया कि ये जो मृत्यु भोज है इसको बंद किया जाना चाहिए, हाँ। हम्म। मृत्यु भोज को बंद किया जाना चाहिए। और मृत्यु भोज को लेके पूरा दारोमदार ब्राह्मणों के ऊपर कस दिया गया, ब्राह्मणों के ऊपर कस दिया गया और पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर दिया गया। अब वो वहां पे तो ठीक था, उससे एक आपका नैरेटिव फैला, लोगों ने बंद कर दिया, सारे यादवों ने बंद कर दिया। हमारे क्षेत्र में यादव त्रयोदशी संस्कार नहीं करते। अच्छा। जी, उनका संस्कार, 13वीं नहीं करते, मैं हाँ, दर्शकों 13वीं के नहीं लिए करते सरल हैं। कर दूं, वो 13वीं हाँ, नहीं करते। हाँ, उनके और सारे संस्कार होते हैं और ये 13वीं का संस्कार उन्होंने बंद कर दिया। उसकी जगह पे एक शांति यज्ञ का प्रावधान लेके आए कि उसमें हवन करना होता है। तो वो शुरुआत में तो हवन बहुत सस्ता था, आज की डेट में हवन वो बहुत महंगा हो चुका है, त्रयोदशी संस्कार से भी ज्यादा महंगा हवन हो गया। तो ठीक। अब बात ये आती है कि जैसे एक आम परिवार है, एक परिवार में 3 पीढ़ियां रह रही हैं, तो एक शादी का फंक्शन हो गया, एक जन्म का फंक्शन हो गया, एक मृत्यु का फंक्शन हो गया, ठीक है। इसमें आप सोसाइटी को इनवाइट करते थे अपने यहाँ, हाँ। बुलाते थे। आपने लोगों के बच्चा यहाँ हुआ, जाते, लोगों के यहाँ हाँ, जाते भी थे। लोगों के यहाँ जाते भी थे। तो कुछ समय तक तो ये व्यवस्था चली। इन्होंने त्रयोदशी संस्कार बंद कर दिया। अब जैसे मैं त्रयोदशी संस्कार बंद कर दूं तो मेरे सामने समस्या ये आएगी कि मेरे घर में जब अगला शादी होगी तो कम से कम 20-25 साल का गैप होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। आज की डेट में तो 27 साल भी, 28 साल भी, 30 साल भी लग सकते हैं। और उसमें एक जनरेशन पूरी खत्म हो चुकी होती है, जो वृद्ध होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। तो वहां से सोसाइटी से एक गांव से दूसरे गांव का कनेक्ट आपका खत्म हो जाता है। हम्म। और यही हुआ जब यादवों ने त्रयोदशी संस्कार बंद किया, तो और लोग तो इनको बुलाते थे, पर कुछ समय बाद लोगों ने कहा कि उनके यहाँ तो मेरा निमंत्रण होता ही नहीं, जिसको देसी भाषा में कहते हैं बुहार चलाना, कि जब हम तुमको खिला रहे हैं तो तुम्हारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम तुमको क्यों बुलाएं। और दूसरा काम ये हुआ कि जो भागवत के नाम पे एक अजीब सा, जिसको थोड़ा सा वो हार्श वर्ड है, मैं यूज कर सकता हूँ क्या, रंडी रोना जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ। उसमें ए दैया ओ दैया पता नहीं क्या अनर्गल प्रलाप, उसमें जोकरी, ऐसी चीजें लेके आए। तो वो सिर्फ भागवत के नाम पे, जिसको नौटंकी कहते हैं, वो विशुद्ध नौटंकी भागवत के नाम पे स्टार्ट हुई। तो उसमें, और वो चीज सिर्फ यादवों में ही सीमित रही, समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो इस क्षेत्र का टोटल यादव वर्ग जो है वो पूरी सोसाइटी से कट चुका है। हालांकि लोग अभी भी उनको बुला रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो कुछ बुला रहे हैं, शादी संबंध में बुला रहे हैं। पर ये चीज अगर इसी हिसाब से चली चली तो यादव समाज पूरा सोसाइटी से आइसोलेट हो जाएगा। और समाज, और एक बाबा जी और बड़ी डेवलपमेंट हुई सोशली, जो जिसको हम लोग दलित कहते हैं ना, सो कॉल्ड दलित। वैसे मैं तो वो दलित मानता नहीं हूँ, मेरी नजर में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो दलित तो वो है जो जेल में है, हम्म। जिनको समाज से अलग कर दिया गया हो। हम्म।
आज की डेट में ब्राह्मण दलितों के यहाँ शादियां कराने जाते हैं और ये अपना पुराना वही एजेंडा, इन्होंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। भाई समाज में जब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो आप अपने एजेंडो को भी चेंज करिए। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो आप सस्टेन ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। लोगों को पता है कि भाई तुम कह रहे हो कि ये ऐसा कर रहे हैं, बट ये तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आज ब्राह्मण दलितों के यहाँ शादियां कराने जा रहे हैं, ये सोसाइटी में चेंज हो चुका है। लोग इसको अभी एक्सेप्ट न करें पर इन पार्टियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये बीजेपी संघ इन लोगों ने जो काम किया उसकी वजह से हुआ। तो दलित और अपर कास्ट के बीच में उतना विभेद सोसाइटी में आज नहीं है। आज जो पढ़ाया भी जाता है एकेडमिक तौर पे, आज जो संघर्ष है वो डोमिनेंट कास्ट बनाम एससी का है। अपर कास्ट तो उससे बाहर हो चुका है, वहां संघर्ष की स्थिति नहीं है। संघर्ष की स्थिति इन दोनों के बीच है और उसका लाभ सीधा बीजेपी को मिलता है। अरुण भाई, आपने बहुत शानदार एनालिसिस किया, बहुत शानदार। जी मतलब बाबा आपने समाज की नब्ज पकड़ी है। जी। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी ये वार्ता आज बहुत पसंद आएगी, और एज ए पैनलिस्ट आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय चैनल। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। आज आपने बहुत अच्छी विवेचना की। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी मेरे चैनल पे आते रहेंगे। अभी जी बाबा जी। कन्नौज का, आप जरा कन्नौज का फीडबैक लीजिए, तो मैं अगले एपिसोड में आपसे कन्नौज का पे चर्चा करना चाहूंगा कि अखिलेश जी का कन्नौज में क्या हाल है। जी बाबा जी। आज के लिए अरुण भाई इतना ही। अगले वीडियो जी में सर फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जी बाबा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आपको।